प्रस्तावना से हमने 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। आज हम 21 से शुरू करेंगे। यह वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए है। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसे देखना बहुत ही ज़रूरी है। मैं रोज़ आपको 20 क्वेश्चन कराता हूँ पॉलिटी का। यह पॉलिटी का क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे देखना जरूरी है। और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल घंटी को दबा लीजिए ताकि आपको डेली अपडेट मिलती रहे और डेली आप 20 क्वेश्चन को मिस ना करें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस संविधान से ली गई है? तो यूएसए से लिया गया है? नहीं। जर्मनी से लिया गया है? नहीं। कनाडा से लिया गया है? नहीं। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची लिया गया है। समवर्ती सूची क्या होता है? तो जिन विषय पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बनाते हैं उसे हम समवर्ती सूची कहते हैं। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। बिल्कुल सही बात है। तो चलिए देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? तो बहुत आसान क्वेश्चन है, प्रस्तावना को हम आत्मा कहते हैं। ठीक है, फिर 22 नंबर क्वेश्चन कहता है 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत में लैंगिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है। संविधान की प्रस्तावना कैसे प्रारंभ होती है? तो हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है संविधान की प्रस्तावना। अगर आप प्रस्तावना पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, हम भारत के लोग शब्दों से। फिर 23 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है? वह कौन सा क्रांति है जिसका प्रभाव प्रस्तावना पर नहीं झलकता है? तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव पड़ता है, बोल्शेविक क्रांति का पड़ता है, अमेरिका का भी पड़ता है, लेकिन चीन की क्रांति का प्रभाव हमारे प्रस्तावना पर नहीं पड़ता है। चीन का प्रभाव हमारे प्रस्तावना पर क्यों पड़ेगा? ठीक है, इसलिए चीन गलत हो जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन का प्रभाव हमारे प्रस्तावना पर नहीं पड़ता है। फिर 24 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है। भारत क्या है? तो भारत प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ए नंबर राइट सही हो जाएगा। ठीक है, फिर 25 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो हम भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को कहाँ देखते हैं? तो प्रस्तावना में देखते हैं, और यह क्वेश्चन एसएससी 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 26 नंबर क्वेश्चन कहता है 26 नंबर कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? तो किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? यहाँ पर नहीं को ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए किस शब्द को जोड़ा गया था। तो धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था, समाजवादी शब्द को जोड़ा गया था, एकता एवं अखंडता को जोड़ा गया था, लेकिन गुट निरपेक्ष शब्द को नहीं जोड़ा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुट निरपेक्ष। ठीक है, फिर 27 नंबर क्वेश्चन कहता है 27 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो प्रस्तावना के बारे में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। तो समाजवादी शब्द, धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू संविधान के अंग थे? नहीं, 1950 में कहाँ था समाजवादी शब्द? ये तो जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। अभी हमने ऊपर देखा था, तो समाजवादी शब्द 1950 में लागू नहीं था। ठीक है, फिर उक्त शब्द 1976 में संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो बिल्कुल सही बात है, 1976 में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष शब्द और अखंडता को जोड़ा गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्या पूछ रहा है क्या नहीं पूछ रहा है इसको देखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर 28 नंबर क्वेश्चन कहता है 28 नंबर कि भारतीय संविधान ने किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? तो संविधान ने कैसा लोकतंत्र अपनाया है? तो कैसा लोकतंत्र अपनाया है? तो लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है। हम लोकतंत्र भी है और गणतंत्र भी है। गणतंत्र का मतलब मैं कल आपको वीडियो में बताया था कि जो भारत का राज प्रमुख होता है वो अभी क्या होता है, निर्वाचित होता है। जैसे राष्ट्रपति भारत के राज्य प्रमुख होते हैं, वो निर्वाचित होते हैं, उनका भी चुनाव होता है, इसलिए हम लोकतंत्र भी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर लोकतांत्रिक गणतंत्र हो जाएगा। ठीक, फिर 29 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? तो किस रूप में हम स्वीकार करते हैं? तो राजनीतिक राजतंत्र को भी स्वीकार करते हैं, सामाजिक राजतंत्र को भी स्वीकार करते हैं, आर्थिक लोकतंत्र को भी स्वीकार करते हैं। राजनीतिक राजतंत्र क्या मतलब कि राज्य को भी अपनी शक्ति मिलता है, राज्य को भी शक्ति मिलता है ना, वो भी तो स्वतंत्र है। सामाजिक राजतंत्र भी है, आर्थिक लोकतंत्र है हमें, और इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक, फिर 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? जो भारत की सर्वोच्च सत्ता है वह कहाँ निहित है? तो जनता में निहित है। जनता से हमें शक्ति मिलती है संविधान को। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जनता। बिल्कुल आसान बात है, बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, फिर 31 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया था। तो कहाँ किया गया है? तो प्रस्तावना में किया गया है। ठीक है, फिर 32 नंबर क्वेश्चन कहता है
कि भारतीय संविधान के प्रस्ताव में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा तैयार की गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। उनकी आगे व्याख्या कहाँ की गई है? तो यह क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि मूल अधिकारों के अध्याय में नहीं, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अध्याय में नहीं, ये दोनों के निर्देश सिद्धांत के रूप में तीनों को किया गया है कि मूल अधिकार के रूप में भी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में भी और मूल कर्तव्य के रूप में भी आगे व्याख्या की गई है भारतीय प्रस्तावना को। ठीक है, प्रस्तावना के आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा को। तो मूल अधिकार में भी, फंडामेंटल राइट में, डीपीएसपी में भी और मूल कर्तव्यों में भी, तीनों में किया गया है। ठीक है, तो सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। फिर 33 नंबर क्वेश्चन कहता है कि संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में शामिल किया गया है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। फिर कहता है 34 नंबर कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? क्या स्पष्ट नहीं होता है? तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि स्पष्ट क्या होता है। तो संविधान का स्रोत स्पष्ट होता है, बिल्कुल बात सही है। शासन के ध्येय का विवरण मिलता है, ये भी बात सही है। लेकिन संविधान को लागू करने की तिथि हमें मालूम नहीं होती, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और इसे प्रस्तावना में नहीं बताया गया। प्रस्तावना में क्या बताया गया है? तो संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करने की तिथि बताया गया है, इसलिए यह गलत हो जाएगा। संविधान को लागू करने की तिथि प्रस्तावना में नहीं दिखाया जाता है। ठीक है, क्योंकि लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, लेकिन हमारा संविधान बनकर अंगीकृत, अधिनियमित कब हो गया था? तो 26 नवंबर 1949 को ही हम अधिनियमित और अंगीकृत कर लिए थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। संविधान को लागू करने की तिथि हमारे प्रस्तावना में स्पष्ट नहीं होता है। ठीक है, फिर 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से किस उद्देश्य को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? कहता है कि किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि हमारा भारतीय संविधान नहीं करता है। और क्या करता है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात करता है, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात करता है, प्रतिष्ठा, अवसर की क्षमता की बात करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात नहीं करता है संविधान प्रस्तावना में। ठीक है, फिर 36 नंबर क्वेश्चन करता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया, संविधान में भारत और इंडिया का नाम दिया गया है। फिर 37 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत की गई है? तो भारतीय जनता के द्वारा, भारत की जनता के द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत की गई है। फिर 38 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। ठीक है, ये सब हल्का क्वेश्चन है, इसलिए आगे बढ़ जा रहा हूँ जल्दी। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। कब अंगीकृत किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत, अधिनियमित किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्णतः बनकर तैयार भी हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, फिर 40 नंबर क्वेश्चन कहता है कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हो गया था कब? तो 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान कब अंगीकरण किया गया था? तो 26 नवंबर 1949 को। अंगीकरण पूछे, अधिनियमित पूछे, पूर्ण रूप से लागू पूछे, पूर्ण रूप से तैयार पूछे तो 1949 हो जाएगा, लेकिन लागू पूछे तो 26 जनवरी 1950। याद रखना, लागू की बात करें, कन्फ्यूज नहीं होना है। ठीक है, तो हमने टोटल 20 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।